Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So today we are going to start topic 17C, that is acceptance and continuance of client relationship and specific engagements. SQC 1 ये कहता है कि एक फर्म को ना किसी भी तरह की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशंस क्लाइंट की कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होंगी? वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो उसे हेल्प करेगी समझने में इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट कितना सच्चा है, क्या सारी सही इन्फॉर्मेशन देगा। अब इससे क्या हुआ? अब मान लो क्लाइंट की हिस्ट्री चेक कर रहे हो, कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके अगेंस्ट हिस्ट्री में कोई फ्रॉड केसेस चले हैं, कुछ इशू हुआ है, या कभी किसी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन आई है बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ एविडेंस। इससे क्या होगा? आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में पता चलेगा। देन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको उसका कॉम्पिटेंस लेवल समझने में हेल्प करे टू परफॉर्म एंगेजमेंट अपना, इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, टाइम्स एंड रिसोर्सेस। और क्या इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करके आप कंप्लाई कर पाओगे विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो एक फर्म को किसी भी तरह का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उस क्लाइंट के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। वो इन्फॉर्मेशन वैसी होंगी जो उसे हेल्प करेंगी टू डिसाइड अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कब चाहिए? अब इन्हें तब ऑब्टेन करोगे जब आपको ये नेसेसरी लगेगा इन सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विथ न्यू क्लाइंट। किसी नए क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना हो, या किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट कंटिन्यू करना हो, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ न्यू एंगेजमेंट बनाना हो। तीनों केसेस में आप ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करोगे। और एक बार जब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और आप आइडेंटिफाई कर लो उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस, तो उसके बाद फर्म एक्सेप्ट करेगी अगर नया एंगेजमेंट है, और अगर पुराना है तो कंटिन्यू करेगी अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप को या स्पेसिफिक एंगेजमेंट को। और फिर जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें वो डॉक्यूमेंट करेगी, हाउ द इश्यूज़ वर रिजॉल्व्ड। अब हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखेंगे। तो विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट कौन से मैटर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस क्लाइंट की आइडेंटिटी, उसके बिजनेस की रेप्यूटेशन, बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल, ओनर्स। अब आपको पता है कोई XYZ कंपनी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है। अब मिस्टर ए है, वो पिछले साल ना एक बहुत बड़े फ्रॉड में पकड़ाए गए, और अभी करेंटली इस कंपनी ने एज अ CEO इनको हायर कर लिया है। तो बताओ, अब तुम्हें इनकी इंटीग्रिटी में डाउट होगा इस कंपनी की। सो फर्स्ट, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल, ओनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज, TCWG, nature of client's operation including its business practices, information concerning the attitude of this client, principal, owner, key management, TCWG towards those matters, as aggressive interpretation of accounting standards and internal control environment। ओनर्स का, की मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनल कंट्रोल को लेके क्या अप्रोच है उनकी, किस तरह का इंटरप्रिटेशन है, क्या एटीट्यूड है इस इंटरप्रिटेशन को लेके, ये भी उनकी इंटीग्रिटी बताता है। क्या क्लाइंट की एग्रेसिवली इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि कैसे वो अपनी फर्म की फ़ीस को एज लो एज पॉसिबल मेंटेन करके रख पाए। किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगाना आपके स्कोप ऑफ वर्क पे, किसी भी तरह का इंडिकेशन कि जो तुम्हारा क्लाइंट है वो इन्वॉल्व है इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये हमने पढ़ा था कि रोटेशन होता है, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, 5 साल के लिए एक ऑडिटर, फिर उसके बाद दूसरा। अब मान लो पहले साल इन्होंने दूसरी फर्म से ऑडिट करवाई, और अब नेक्स्ट ईयर ये तुम्हारे पास आए, तो कोई तो रीज़न होगा कि वापस इनके पास ना जाके तुम्हारे पास आए। तो द रीज़न फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉट रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। क्यों इसके पास नहीं गए, क्यों तुम्हारे पास आए? हो सकता है इनको पता चल गया हो कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, या कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है और आपको उसकी वजह से एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। क्या पता हो इस वजह से उस फर्म ने विड्रॉ कर लिया हो। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट, तो वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया जाना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अब क्लाइंट और CA के बीच में लड़ाई चल रही है, और उस बीच में तुम
एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। अब हो सकता है ये तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये सोच के कि रुको इसे गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसे फंसा देंगे, या इसे इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सोचेगा रुको इसके क्वालिफाइड ओपिनियन दे के इसे परेशान करते हैं, ये है वो है। इसलिए अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कोई भी इशू है, तो वो रिजॉल्व कराना चाहिए। अगर अब हमने अभी सबसे इस टॉपिक के स्टार्ट में क्या पढ़ा कि पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब आपने एक बार एक्सेप्ट कर ली ना, उसके बाद फर्म को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो उसे लग रहा है कि अगर उसे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती तो दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट। अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई होती तो हम इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसे केस में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन द कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि क्या किसी भी तरह की प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अप्लाई होती है सर्कमस्टांस को। कौन से सर्कमस्टांस? तो जो ये अभी हमने पढ़ा। वेदर क्या फर्म की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो रिपोर्ट करे किसी भी पर्सन को जिसने उसे अपॉइंट किया है। अब कंपनी के नाम पे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, या अगर ऑडिट कमेटी है तो वो अपॉइंट कर रही है। जब ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो अगर पहले मिली होती तो ये एक्सेप्ट ही ना करते, तो क्या अब ये ऑडिटर क्या चेक करेगा कि क्या इनके ऊपर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इसे इनमें से किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। या कंपनी के केस में आप एमसीए को, और डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो। तो क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने का आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है, आप ये चेक करोगे। एंड साथ में उसके द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे अभी कि हम विड्रॉ कर सकते हैं, और फ्रॉम बोथ एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। इस सिचुएशन को ना तुम ऐसी मान लो, अब इन्फॉर्मेशन पहले नहीं आई, जो पहले आई होती तो शायद एक्सेप्ट ना करते। दैट इज़ अब तुमने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद ये लोग आके बोल रहे हैं कि तुम टर्म्स को चेंज करो, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पे फिर हम जस्टिफिकेशन देखते हैं कि क्या रिजनेबल जस्टिफिकेशन है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो पहले बोलेंगे मैनेजमेंट को, फिर भी मैनेजमेंट नहीं मानेगी तो विड्रॉ करेंगे। बस वही, अगर पहले ही वो कुछ ऐसे टर्म्स बता देते जो आप नहीं मानना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। पर अब एक बार आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आके ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो आपको यही टर्म्स पे काम करना पड़ेगा वरना हम काम नहीं करने देंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? विड्रॉ। और यहाँ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन रिसोर्सेस। यहाँ SQC1 बोल कि फर्म्स को ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करनी चाहिए, डिज़ाइन करनी चाहिए जो प्रोवाइड करें उन्हें एक रिजनेबल अश्योरेंस अबाउट व्हाट, अबाउट दिस, कि उस फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल्स है और वो सफिशिएंट पर्सनल्स के पास प्रॉपर कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंस है, वो कमिटेड है टू एथिकल प्रिंसिपल्स, जो कि ज़रूरी होगी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। दैट इज़ ऐसी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि आप जिसे अपॉइंट कर रहे हो ना वो कैपेबल है, वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो कमिटेड है अपनी एथिकल प्रिंसिपल्स से, कि वो अच्छी तरीके से हर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करते हुए काम करेगा, और ऐसे काम करते हुए वो जो भी रिपोर्ट इशू करेगा वो अप्रोप्रिएट होगी उन सर्कमस्टांसेस में। अब ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करती है? रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट्सेट्रा। पहले रिक्रूट करोगे, पहले अपॉइंट करोगे ना, उसके बाद अपॉइंट कर लिया, अब उनकी कंपनसेशन पे ध्यान दो। अपॉइंट भी कर लिया, कंपनसेशन भी दे दी, अब अगर कोई नई चीज़ आई है तो उसके अगेंस्ट तुम्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी होगी। हमारे में तो आए टाइम टैक्स में अमेंडमेंट्स आती रहती है, तो नई चीज़ों की ट्रेनिंग, फिर उनका करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये सारी चीज़ें करोगे तब तो पता चलेगा कि वो कैपेबल, कॉम्पिटेंट है या नहीं, कमिटेड है या नहीं टू एथिकल प्रिंसिपल्स। देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स पर्सनल्स। एक बार जॉब में लग गए उसके बाद ये नहीं कि ख़त्म, टाइम टू टाइम उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहना ज़रूरी है। अच्छा, इसे एक बार वापस से रिपीट करो क्योंकि ये याद होना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट आपको लिखना ही होगा। Such policies and procedures should address relevant HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. इसको ऐसे याद रखो, पहले रिक्रूट करेंगे, एक बार रिक्रूट कर लिया तो उसकी कंपनसेशन बताएंगे, कंपनसेशन भी हो गई, अब उसको ट्रेनिंग देंगे टाइम टू टाइम,
अब तुम उसे ट्रेनिंग भी करा रहे हो तो उससे उसकी करियर की डेवलपमेंट होगी। अब जब सब चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग करा रहे हो, तो लास्ट में परफॉर्मेंस भी तो इवेल्युएट करोगे ना कि सही से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं है करके। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की क्वालिटी कंसिस्टेंटली कैसे मैनेज करके रखी जा सकती है, कैसे मेंटेन करके रखी जा सकती है, अचीव की जा सकती है। आप टाइम टू टाइम एंगेजमेंट टीम को समझा रहे हो कि क्या उनकी ऑब्जेक्टिव्स है, क्या प्रोसेस होते हैं टू कंप्लाई विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, किस तरीके से कंप्लाई किया जा सकता है विद एंगेजमेंट सुपरविजन ट्रेनिंग, क्या मेथड्स होते हैं ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, किस तरह से परफॉर्म को रिव्यू किया जा सकता है, कैसे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। जब टाइम टू टाइम आप ये ब्रीफिंग देते रहोगे एंगेजमेंट टीम को, तो वो काम अच्छी तरीके से करेंगे। उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी क्वालिटी में। आप प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रहे हो अपने टीम को किसी भी डिफ़िकल्ट और कंटेंशियस मैटर को लेके। अगर कोई ऐसी मैटर दिख रही है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है या कंटेंशियस मतलब विवादजनक, अब ये कंसल्टेशन क्या होती है, मतलब क्या डिस्कशन इंक्लूड करेगी, तो आप एक अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पे उन इंडिविजुअल्स के साथ विद इन या आउटसाइड द फॉर्म डिस्कस करोगे, उन्हें गाइड करोगे हाउ टू रिजॉल्व अ डिफ़िकल्ट और कंटेंशियस मैटर। तो सबसे पहले आप उनको ब्रीफिंग प्रोवाइड करा रहे हो अबाउट ऑल द प्रोसेसेस ऑब्जेक्टिव्स। देन ब्रीफिंग हो गई, उसके बाद आप उनको कंसल्टेशन दे रहे हो अगर कोई भी डिफ़िकल्ट और कंटेंशियस मैटर आ रहा है तो इससे कैसे डील करें। कुछ फर्म्स ऐसी हो सकती है जिनके पास खुद के पास ऐसे इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होंगी जो अप्रोप्रिएट हो, तो फिर वो फर्म्स लेती हैं एडवांटेज ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स और प्रोफेशनल्स और रेगुलेटरी बॉडीज़। दैट इज़ वो दूसरी फर्म्स को अपॉइंट करती है एज देयर एडवाइज़र, जो उन्हें टाइम टू टाइम कंसल्टेशन प्रोवाइड करे, उन्हें गाइड करे। अगर किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाई गई है ना, सिग्निफिकेंट जजमेंट की गई है एंगेजमेंट को लेके, तो वो फिर एट लास्ट रिपोर्ट इशू होने से पहले रिव्यू करी जानी चाहिए बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ताकि वो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव व्यू ले पाए बिफोर द रिपोर्ट इज़ इशूड कि क्या ये सिग्निफिकेंट जजमेंट सही है। इससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अब ये रिव्यू, ये जो रिव्यूअर है, ये किस एक्सटेंट पे इस सिग्निफिकेंट जजमेंट को रिव्यू करेगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट पे और उस रिस्क पे जो तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे जो रिपोर्ट हम इशू करने वाले हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो। किन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा, पहला कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा कि चांसेस हैं, रिस्क है दैट द रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। पर इस रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। एंगेजमेंट पार्टनर को पूरा काम अच्छी तरीके से ही परफॉर्म करना है, उसके बाद ये रिव्यूअर आएगा और इसे रिव्यू करेगा। अब ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू होता है, ये मैंडेटरी है हर ऑडिट के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, लिस्टेड एंटिटी में अगर कोई भी ऑडिट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो वहाँ पे तो मैंडेटरी है ये रिव्यू होना। बाकी कोई अदर एंगेजमेंट्स है लाइक अनलिस्टेड है, कुछ और है, सोल प्रोप्राइटर है, तो वैसे केस में फिर फर्म डिवाइस करेगी कुछ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केसेस जो रिक्वायर करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मतलब लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में चाहे कुछ हो या ना हो, आपको रिव्यू करना ही है। और बाकी कंपनीज़ के लिए आप कुछ ऐसा एक क्राइटेरिया बनाओगे कि अगर ये क्राइटेरिया वहाँ पे दिखा तो फिर यहाँ रिव्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब देखो, जहाँ एक बार ऑडिटर काम कर रहा है और वो अपनी जजमेंट पास कर रहा है, फिर उस जजमेंट को आके रिव्यूअर चेक कर रहा है, तो ऐसे भी तो केस हो सकते हैं ना जहाँ पे उन दोनों एक दूसरे के साथ एग्री ना कर रहे हो सकता है उनकी ओपिनियन में डिफरेंस हो, एंगेजमेंट टीम कुछ और बात कर रही हो, जो कंसल्टेड है वो कुछ और बात कर रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बोल रहा है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कुछ और बोल रहा है। तो अब ऐसे केस में रिपोर्ट फाइनली इशू तो तभी होगी जब ये मैटर रिजॉल्व हो जाए, इनके बीच के जो डिफरेंसेस है ये ख़त्म हो जाए, फाइनली ये एक पॉइंट पे आके तीनों एक ही चीज़ पे एग्री करें। दैट इज़ दोनों एंगेजमेंट टीम और जो रिव्यूअर है दोनों एक ही चीज़ पे आके एग्री करें, तभी रिपोर्ट इशू होगी। और इन केस ऐसा होता है कि रिव्यूअर जो सजेशन दे रहा है, जो रिकमेंडेशन दे रहा है, उसे एंगेजमेंट पार्टनर नहीं मान रहा, जिस वजह से मैटर रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा, तो अब ऐसे केस में मैटर रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप किसी आउटसाइडर को बुलाओगे, आप कंसल्टेशन लोगे विद अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म या कोई प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी।
अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ फर्म्स में जिनके पास अप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्स नहीं होते, तो वो एडवांटेज लेती है एडवाइजरी सर्विसेज के जो प्रोवाइड कराए जाते हैं बाय अदर फर्म्स, प्रोफेशनल्स, रेगुलेटरी बॉडीज़। तो अब ऐसे केस में जहाँ पे फर्म में जो लोग हैं उन्हीं की एक दूसरे से नहीं बन रही है, वही एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर जाओगे किसी थर्ड पार्टी के पास। और नेक्स्ट पैरा में तो एक तरह से रिवीजन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस चीज़ का, कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेके एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस्टेब्लिश फॉर्म ऐसी भी पॉलिसीज प्रोसीजर इस्टेब्लिश करेगी जो ये इंश्योर करे कि एंगेजमेंट टीम कंप्लीट कर रही है असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। ये हमने ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। इसके लिए टाइम लिमिट क्या होती है? द फाइनल असेंबली फाइल, द फाइनल असेंबली ऑफ द फाइल टू बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि मेंटेन करके रख पाए कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्राइवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशंस। वापस से पढ़ो, क्या होने चाहिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स, क्या चीज़ को मेंटेन करना चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्राइवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। और जब तक फर्म या रेगुलेशन, लॉ या रेगुलेशन तुम्हें ना बोले ना, तुम बाउंड नहीं हो अपने वर्किंग पेपर्स को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसे शेयर करने को विद द फर्म ऑल्सो, विद योर क्लाइंट। ये फर्म की प्रॉपर्टी होती है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। बट अगर फर्म चाहे तो वो अपने ओन डिस्क्रिशन पे कुछ पोर्शन ऑफ या कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ वो डॉक्यूमेंट शो कर सकती है, अवेलेबल करा सकती है टू क्लाइंट। बट उसकी एक कंडीशन है, आप वो वही पोर्शन उन्हें प्रोवाइड कराओगे जो किसी भी तरह से अंडरमाइन नहीं करेंगे वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, और इन केस ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म और इट्स पर्सनल। अगेन ये भी हमने पहले के चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उस एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को आप कुछ उस टाइम तक के लिए रिटेन करके रखोगे, उस पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए जो सफिशिएंट होगा टू परमिट दोज परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट फर्म्स कंप्लायंस विद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जिन्हें ये मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स करनी है ना, उनको जितना टाइम लग सकता है टू इवेल्युएट द फर्म्स कंप्लायंस विद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तब तक आप रिटेन करके रखोगे अपने इन डॉक्यूमेंट्स को। और अगर आपको लॉ बोल रहा है, कोई रेगुलेशन बोल रहा है कि और कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए रखो, तो फिर आप लॉन्गर पीरियड के लिए भी रखोगे। बट अगर नॉर्मली जनरली देखा जाए तो इन स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स रिटेंशन पीरियड इज ऑर्डिनरी नो शॉर्टर देन 7 years। दैट इज़ 7 साल तो आपको रखना ही है। बट अगर कभी कोई लॉ रेगुलेशन बोल देना तो उसके केस में आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी रखना पड़ सकता है। और ये 7 साल हम कब से देखेंगे? जब ऑडिटर की रिपोर्ट इशू होगी, और अगर ग्रुप ऑडिट है तो फिर ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट। देन मॉनिटरिंग, फर्म को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स है रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो रेलेवेंट हो, एडिक्वेट हो, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही हो और कंप्लाई करती हो विद इन प्रैक्टिस। वो इंक्लूड करेगी एक ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। नाम ही मॉनिटरिंग है, कह रहा है कि ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर रखो कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो रेलेवेंट, एडिक्वेट और इफेक्टिवली ऑपरेट करता हो, कंप्लाई करता हो काम के साथ। ऑल्सो ये ऐसी प्रोसीजर्स होनी चाहिए जो कंसिडर करे, जो इवेल्युएट करे फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को, दैट इज़ मॉनिटर करे, साथ ही साथ पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करता रहे। एंड हियर वी आर डन विथ SQC1। नेक्स्ट SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SQC1 था हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट के लिए, वही SA 220 सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ही है। बेस्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म, फर्म की जो भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगी ना, उसके बेसिस पे एट लास्ट एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड कौन सी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एक्सरसाइज की जाएंगी, कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, ये डिसाइड करेगी एंगेजमेंट टीम। डिसाइड तो एंगेजमेंट टीम करेगी, बट ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एंगेजमेंट पार्टनर की, फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SA 220। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अभी जो हमने पढ़ा उससे SQC1 हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है। आप ऐसे 220 तो तब लगाओगे ना जब आपके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लग रही होगी, जब आप ऑडिट कर रहे होगे। बट अगर आप एक फर्म हो जो किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो ऑडिटिंग हो, रिव्यू हो या कुछ भी हो, SQC1 तो आपके ऊपर लगेगा ही। तो हमारी जो ऐसे 220 होती है ना, वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड होती है।
तो देयरफॉर ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। अगर किसी फर्म में ऐसे 220 लग रहा है मतलब SQC1 तो वहाँ ऑलरेडी लग ही रहा होगा। SQC1 बोलता है कि पूरी फर्म को ऐसी कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना के रखनी चाहिए, जो हमने अभी 5-6 पॉइंट पढ़ी उन पे वो ध्यान दे। तो वहीं ऐसे 220 किस कंटेक्स्ट पे बात करता है कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दैट आर एप्लीकेबल टू द ऑडिट एंगेजमेंट। उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को लेते हुए उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स रेलेवेंट हों उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की होती है। इस बारे में बात करता है हमारा SA 220। और जैसा कि हमने SQC1 के स्टार्ट में पढ़ा था, लाइकवाइज यहाँ भी फर्म को कुछ ऐसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लाने होंगे जो एनेबल करें उनके फंक्शनिंग को ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। दैट इज एज पर ऐसे 220 एक ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या हुई कि उसे इम्प्लीमेंट करना होगा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट एंगेजमेंट लेवल, जो प्रोवाइड करे उसे विथ रिजनेबल अश्योरेंस दैट कि अगर ये ऑडिट की गई तो ऑडिट में हम कंप्लाई करते हुए चलेंगे विथ ऑल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड जो भी यहाँ पे रिपोर्ट इशू की जाएगी वो इस सर्कमस्टांसिस में अप्रोप्रिएट होगी। ऐसे 220 इज मॉडल्ड ऑन लाइन ऑफ SQC1। दैट इज ये डिस्क्राइब करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू फॉलोइंग मैटर्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, SQC1 के इस बारे में बात करता है कि तुम्हें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स ऐसी बनानी होंगी जो इन मैटर्स पे बात करे, जो इन मैटर्स को लेकर रिजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कराए। तो वहीं ऐसे 220 बात करता है कि ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर पर्टिकुलर एंगेजमेंट को ये असाइन करे ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स। अब SQC1 तो हर चीज़ के लिए बताता है ना, ऑडिट के लिए भी, रिव्यू के लिए भी। तो जो ऑडिट में लगने वाली पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो सही से लगाई जा रही है, ये बात इंश्योर करेगा एंगेजमेंट पार्टनर एज पर ऐसे 220। अब जो वहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट, तो SQC1 बोलता है कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऐसे बनाए जानी चाहिए। तो वहीं ऐसे 220 बोलता है कि ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी एक्शन होगा इस एंगेजमेंट पार्टनर का और जो भी अप्रोप्रिएट मैसेजेस ये देगा अपने अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को, इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, एम्फोसाइज, वो एम्फोसाइज करने चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑडिट क्वालिटी की ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर को ना ये एक्सप्लेन करना होगा, ये कम्युनिकेट करना होगा, अप्रोप्रिएट मैसेजेस अपने मेंबर्स तक पहुंचाना होगा कि अगर तुम अपने काम को परफॉर्म करोगे कुछ इस तरीके से जो कंप्लाई करे इन सब चीज़ों के साथ, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी टू ऑडिट क्वालिटी। अगर तुम कंप्लाई करते चल रहे हो विथ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज एप्लीकेबल, अगर तुम ऐसी रिपोर्ट्स इशू कर रहे हो जो अप्रोप्रिएट होगी उन सर्कमस्टांसेस में, और क्या एबिलिटी है उनकी टू रेस कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स, अगर किसी भी तरह की तुम्हें इशू हो रही है और तुम तुरंत कंसर्न रेस कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को करने की क्या इंपॉर्टेंस होगी टू ऑडिट क्वालिटी, ये एम्फोसाइज करना चाहिए आपका मैसेज। एंड एट लास्ट आपको उन्हें ये बताना है, ये समझाना है कि द फैक्ट दैट क्वालिटी इज़ एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्वालिटी मेंटेन रहे। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऐसे 220 ये कहता है कि ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्या थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस को रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या ऐसा वो थ्रेट ऐसा है कि उस पर कोई भी सेफगार्ड लगाने से भी तुम्हारा जो थ्रेट है वो एलिमिनेट या रिड्यूस नहीं होगा। फिर अगर आपने थ्रेट आइडेंटिफाई कर ली तो आप रिपोर्ट करोगे एंगेजमेंट पार्टनर को, एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्ट करेगा रेलेवेंट पर्सनस विद इन द फर्म को कि तुम डिटरमाइन करो कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शंस जो इंक्लूड करें एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स द थ्रेट। दैट इज आपको दिख रहा है कोई एंगेजमेंट टीम का पर्सन है जो वहाँ के शेयर्स पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप उसे बोलोगे कि तुम ये बेच दो, अब तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करके मत रखो, अगर तुम ये करोगे तो हमें थ्रेट होगी इंडिपेंडेंस को, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लो। या फिर विड्रॉ करना होगा फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। देखो SQC1 में जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे ना वो हमने पढ़े थे एक फर्म के पर्सपेक्टिव से कि फर्म को पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने होंगे। ऐसे 220 में तुम वही चीज़ पढ़ रहे हो एंगेजमेंट पार्टनर के बेसिस पे कि एंगेजमेंट पार्टनर को पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए उन पॉलिसीज प्रोसीजर्स को कैसे यूज़ करना है। इस पॉइंट में भी वही लिखा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर होगी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके
ऑन लाइन्स ऑफ SQC 1, जो रिक्वायर करता है एक फर्म को कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करे जो उससे लगे कि नेसेसरी है उस सर्कमस्टांसेस में बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट। SQC 1 में क्या पढ़ा था कि ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाओ कि तुम्हारे पास सारी वो इन्फॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे तुम एक्सेप्ट कर पाओ या तुम ये डिसाइड कर पाओ कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। और ऐसे 220 बोलता है कि उन इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की। दैट्स इट। बाकी जो पढ़ा था इन्फॉर्मेशन लाइक इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सेम वही चीज़ें रिपीट हुई है अगेन एंड अगेन। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। SQC 1 में फर्म को ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी थी कि कॉम्पिटेंट और कैपेबल पार्टनर मेंबर्स आए, पर्सनल्स आए, और यहाँ एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एंगेजमेंट टीम में ऐसे एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करे, ऐसे लोगों को इंक्लूड करे जिनके पास अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो फॉर दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस को लेके ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि किस डायरेक्शन में ऑडिट होगी, उसे कैसे सुपरवाइज करना है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए कि जो भी रिपोर्ट इशू की जा रही है वो अप्रोप्रिएट हो। फर्दर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड इज़ ऑल्सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसे एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है ताकि हम सपोर्ट कर पाएँ अपनी कंक्लूजन को। अगेन ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड कराता रहे और डिफ़िकल्ट एंड कॉन्टेंशियस मैटर्स। यहाँ पे अलग से समझने का कुछ भी नहीं है, हम सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बस वहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि फॉर्म पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे इस्टेब्लिश करे कि टाइम टू टाइम कंसल्टेशन हो सके, और यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड कराए। फिर हमने वहाँ एक पॉइंट पढ़ा था कि रिव्यूअर चेक करेगा, तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो चेक करेगा ही, बाकी अदर कंपनीज के लिए जहाँ हमें लगता है क्राइटेरिया सेट करना था, तो ऐसी जो भी कंपनीज़ हैं फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ या अदर एंगेजमेंट इफ़ एनी, जिसके लिए फर्म डिटरमाइन करती है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, तो उन ऑडिट्स को लेके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो ये डिटरमाइन करे कि क्या ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया गया है। फिर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हो रही हैं ऑडिट एंगेजमेंट के वक्त या रिव्यू के वक्त, वो सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करे, डिस्कस करे विद द रिव्यूअर, और ये इंश्योर करे कि जब तक ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ऑडिटर की रिपोर्ट इशू ना हो जाए। नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब तब तक रिपोर्ट इशू ना करे। हम रिपोर्ट को इशूड उस दिन मानते हैं जिस दिन उसमें डेट आ जाती है, और अगर किसी भी तरह के डिफरेंसेस आते हैं उनके ओपिनियन में, तो ऐसे केस में जो एंगेजमेंट टीम है वो फॉलो करेगी फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देन मॉनिटरिंग। अगेन जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी फर्स्ट पैराग्राफ में, सेम एग्जैक्टली वर्ड्स भी सेम है कि एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड करता है ऐसा मॉनिटरिंग प्रोसेस जो डिज़ाइंड हो, जो फर्म को प्रोवाइड करे रीजनेबल अश्योरेंस की जो भी उनकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब इस ऐसे 220 के हिसाब से ही एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसिडर करे रिजल्ट्स ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस, क्या रिजल्ट आई इस प्रोसेस की, एज एविडेंस इन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फर्म, और अगर एप्लीकेबल हो तो अदर नेटवर्क फर्म्स, और अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज देखी गई हो तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है हमारी ऑडिट एंगेजमेंट को। और इस चीज़ को लेके जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो डॉक्यूमेंट करेगा कुछ फॉलोइंग मैटर्स को पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। क्या इश्यूज आइडेंटिफाई हुई, क्या इश्यूज देखी गई विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे आर रिजॉल्व। क्या किसी भी एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस को ही ले लो, इंडिपेंडेंस से तुम्हें कोई थ्रेट दिखा, उस थ्रेट को तुमने कैसे रिजॉल्व किया, ये चीज़ तुम्हें डॉक्यूमेंट करनी होगी। तुमने चेक किया कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, अब उसको लेके तुम्हारी क्या कंक्लूजन है ये भी तुम्हें डॉक्यूमेंट करनी होगी। और इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट, इस कंक्लूजन को, मानो तुम इस कंक्लूजन में है कि हमारे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, तो उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए ना तुमने क्या रेलेवेंट डिस्कशन की अपनी फर्म के साथ ये भी तुम डॉक्यूमेंट करोगे। मतलब तुमने जाके फर्म के लोगों से पूछा कि तुम्हारा किसी भी तरह का इंटरेस्ट है किसी भी फर्म में, वो कह रहे नहीं है, तो तुम उनसे ना रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, तो तुम उसे भी डॉक्यूमेंट करोगे एज एन एविडेंस जो सपोर्ट करेगा तुम्हारी इस कंक्लूजन को।
फिर जो भी कंक्लूजन में तुम पहुँचे रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, इसे भी डॉक्यूमेंट करोगे। द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हमने पढ़ा कि आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करानी है। तो अगर किसी भी तरह की कंसल्टेशन अंडरटेक की गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो उस कंसल्टेशन का कंक्लूजन क्या निकला, क्या जो तुमने कंसल्टेशन प्रोवाइड कराई रिजॉल्व करने को लेके किसी भी डिफ़िकल्ट मैटर को, कंटेंशियस मैटर को, तो क्या एक्चुअली में वो रिजॉल्व कर पा रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकला, नेचर क्या था उस और स्कोप क्या था उस कंसल्टेशन का, इसे भी ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा। अब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना मतलब अभी तक आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा आपने वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की, मतलब एट लास्ट सारे काम करने के बाद आप मॉनिटर कर रहे हो कि जो जो हमें करना था वो सही से हुआ या नहीं। और इसी के साथ हमारा ऑडिट का लास्ट चैप्टर और हमारी ऑडिट की लास्ट क्लास यहाँ ख़त्म होती है। आप इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करके देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, और इन केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। बाकी अब एग्ज़ाम तक जो रोज़ MCQs आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करते रहो। अगेन लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल, आपको ये MCQs कहाँ मिलेंगे, तो कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे चैनल के, और टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर फर्दर डिस्कशंस आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।